Okay, so we will start with part 9, accounting for post acquisition profits in subsidiary. अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि एक बार जब हमने इससे पहले तक का तो पढ़ लिया जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है कि हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन करते हैं, कैसे हम सारी चीज़ें ले लेते हैं, क्या क्या छोड़ देते हैं, कैसे कैसे करते हैं, मर्जर पढ़ लिया, डी मर्जर पढ़ लिया, वो चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली हैं 6, 7, 8 जो इसके लेक्चर्स थे उस वो वैसे पुराने उसके ही थे तो वो हमने पढ़ लिया। तो वो स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग फॉर पोस्ट एक्विजिशन। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए होल्डिंग और एनसीआई में, दो में, होल्डिंग और एनसीआई दो के अंदर। ये होल्डिंग होगी, ये एनसीआई होगी, इन दोनों में इनके रेशियो के अंदर ये 80% है तो प्रॉफिट का 80% इसको और 20% इसको, इस तरह से वो बटेगा। ठीक है, फिर हम सेकंड वाले में आ जाते हैं। होल्डिंग कंपनी विल मेंटेन द नेचर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जो होल्डिंग कंपनी है वो मेंटेन करेगी ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एनसीआई, क्योंकि हमें एनसीआई को ऐसे कंसोलिडेट दिखाना पड़ता है अपनी बुक्स के अंदर कि उसकी एनसीआई की अगर वो जनरल रिजर्व से आ रही है अमाउंट तो हमें वो भी वैसे की वैसी लिखनी पड़ेगी। अगर 2000 उसका पहले से शेयर था, ठीक है, अब उसका जनरल रिजर्व में 500 का और आ गया तो 2000 प्लस 500 कितना हो गया, 2500 हो गया, तो हमें 2500 दिखाना पड़ेगा। हम इसको अलग अलग बाइफरकेट करके नहीं दिखा सकते, लेकिन होल्डिंग कंपनी के लिए हम दिखा सकते हैं। अगर हमने जो प्रॉफिट है 3 तरह का है, P&L से रिलेटेड है, GR से रिलेटेड है, रिटेन्ड अर्निंग से रिलेटेड है, तो जो भी अब ये इसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन जो भी इन तीनों में से प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इसके अंदर P&L में डाल देंगे, GR में डाल देंगे या रिटेन्ड अर्निंग में डाल देंगे, एज जो भी वो जिससे भी वो रिलेटेड होगा। वी वोंट चेंज द नेचर सिंपली एजम्पशन। हाँ, ये जो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व जो दिया होता है ना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये इक्वल टू नेट एसेट होता है। ये हम एजम्पशन मान लेते हैं और ये एजम्पशन जब ज़्यादा एप्लीकेबल होती है जब उसके अंदर ना कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही उनकी फेयर वैल्यू के अंदर, तो हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स वो होंगे हमारे नेट एसेट्स। कि बैलेंस शीट में ये होता है, ये एसेट्स हो गए, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई, ये इक्विटी और जो भी हो गया, ठीक है। तो जब एसेट्स में से ये नेट हो जाएंगे, इसमें से ये निकल जाता है तो वो इसके बराबर ही बचता है। नहीं तो इस चीज़ को चाहे तो करके देख ले, 10 ये हो गया 4, ठीक है, कितना बचा 6 और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। एनसीआई प्रोपोर्शनेट मेथड हम लगा लेंगे यहाँ पर। प्रोपोर्शनेट मेथड वही होता है जहाँ पर हम नेट एसेट्स का सर्टेन परसेंटेज ले लेते हैं, लाइक 20%, 10%। इसके अंदर गुडविल जो है वो मतलब इसी से रिलेटेड होती है, मतलब जो भी अमाउंट आती है वो इसी से रिलेटेड होती है। फिर इसमें वो फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल मेथड वो थोड़ा अलग हो जाता है, उसके अंदर गुडविल इसकी इसी के अंदर इंक्लूड होती है, लेकिन इसमें नहीं होती इसकी गुडविल इंक्लूड, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर। मतलब इसमें सिंपली हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं जितना भी परसेंट होल्ड करते हैं। तो ये ऐसी क्वेश्चन था, ये काफ़ी सिंपल था वैसे। एक बार बस इसको वेरी फास्ट गो थ्रू कर लेना क्वेश्चन नंबर 44 को। फिर गुडविल परचेज कंसिडरेशन आ जाती है, उसकी एनसीआई ऑन डीओए हो जाता है 15,000, 1,55,000 हो गया था। नेट एसेट्स ऑन 20 से ऐसे करके हम 5,000 वो गुडविल निकाल लेते हैं। इसमें 4 स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो तुम्हें वही निकालना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, फिर एनसीआई निकालना है प्रोपोर्शनेट मेथड से 31/3 को, मतलब जिस दिन तुम उसको बना रहे हो, X2 बुक्स बना रहे हो, जो भी बना रहे हो। फिर उसके बाद में तुम्हें ये करना है, गुडविल निकालनी है या कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, और रिटेन अर्निंग ऑफ होल्डिंग्स निकालनी है। ये 2 लाख था, फिर उसके अंदर ऐड कर दिया हमने वो, तो बैलेंस कंसोलिडेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रिटेन अर्निंग ये उसकी होगी और पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी, ये तो हमारे पास पहले से थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने कमाई है, ठीक है। एनसीआई का शेयर ऐसे का ऐसे ही आ जाता है, 20,000 उसको प्रॉफिट मिल गया ना, 15,000 पहले था, 2,000 तो 17,000 हो गया, बस सिंपल है। केस 2 भी ऐसा ही है, केस 3 भी ऐसा ही था, केस 4 भी ऐसा ही था। नेगेटिव एनसीआई क्या होता है हमारा, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस एक 2 चीज़ों का डिफरेंस है। जो हम पहले इंडेस कोई पढ़ते थे उसके अंदर हमें अलाउड नहीं होता था, लेकिन अब नेगेटिव एनसीआई दिखाना अलाउड होता है हमें एज पर इंडेस है 110, सॉरी। तो बस ये कि उसी के ऊपर एक बेस क्वेश्चन है। ये हमारी परचेज कंसिडरेशन आ गई थी, कैसे निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन प्लस एनसीआई, ठीक है। इसमें से हम लेस कर देते हैं क्या अपना वो नेट एसेट्स, तो हमारी गुडविल आ जाती है। परचेज कंसिडरेशन 324 करना है, वो हो गए। एनसीआई नेट एसेट्स ऑन दिस 1,08,000, 10,80,000 सॉरी, तो गुडविल आ गई 2,44,000 की। एनसीआई आ गया आपका 3,24,000, उसमें से लॉस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 75,000 का, तो 249 आ गया,
हम्म, एक 20 आ गया, एक 29 आ गया, एक 50 आ गया। इसमें ये बोलता है कि अगर आपका नेगेटिव में जा रहा है ना बैलेंस, देन यू हैव टू शो इट इन नेगेटिव। उसमें कोई बुराई नहीं हो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर वो तो प्रॉफिट आ गए इसलिए इनके पॉजिटिव हो गई बाद में। तो ये होता है इसमें सिंपल। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, यार आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज अपनी सेम रखनी पड़ेंगे, विच आर whatever policies are being used in consolidated financial statement, you have to use the same, okay, in order to maintain the uniformity. Fair as per the provisions have similar transactions, similar events, similar in similar circumstances. If accounting modes are different in separate statement, both will be responsibility of subsidiary company to adjust the financial statement as per the requirement of holding company. ये लाइन दोबारा पढ़ ले एक बार कि ये वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्सिडरी कंपनी गेट और एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। इसकी एक एक्सेप्शन भी होती है अगर नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट द सेम। एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, एक केमिकल का बिजनेस है, या फिर हम बात कर लें एक बैंकिंग बिजनेस है, एक टेक्सटाइल बिजनेस है, तो दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक हो गए, मर्ज हो गए किसी वजह से, या उसने एक्वायर कर लिया, तो जो इसकी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वहाँ पे बाई डिफरेंट पॉलिसीज इसका एप्लीकेबल होना इज बाउंड टू ओकर, इट्स इनएविटेबल, यू कैन नॉट रिमूव इट, हैविंग डिफरेंट पॉलिसीज इज इनएविटेबल। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 116, इंडिया 16, चेंज इन मेथड और अप्रिशिएशन इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी। वो हमने पढ़ दिया था, क्वेश्चन था इसी के ऊपर बेस्ड, वहाँ पर उसने चेंज इन मेथड कर दिया था ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हमने उसको वहाँ पे फटकार लगाया एंड वी हैव आस्क्ड दैट इट विल बी कंसीडर्ड एज चेंज इन एस्टिमेशन in the given case applying WDV but equivalent is allowed because both have different estimation regarding life of asset. There will be no requirement of any adjustment in financial statement for the given difference. Okay, then we'll go for question 47. इसमें क्या है, इस पर द प्रोजेक्ट इंडिया 110 यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मैंडेटरी इन सीएफएस इफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी हैव सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इन द गिवन केस नेचर ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फॉर ओनली ड्यू टू व्हिच द गिवन एंटिटी शैल नॉट हैव सिमिलर ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस इट कैन बी सेड द डिफरेंट कॉस्टिंग फार्मूलाज कैन बी अप्लाइड फॉर वैल्यूएशन स्टॉक बाय ऑल द एंटिटीज। ये आपकी एक्सेप्शन वाले के लिए क्वेश्चन हो गया, जो आपने की एक्सेप्शन है ना ऊपर, उसके बेस पर ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है पार्ट 10। तो पार्ट 9 में हमने कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ा, बस वही पढ़ा कि उसको कैसे कैसे वो करेंगे कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ लिया। हाँ ठीक है, कंसेप्ट नंबर 4 से स्टार्ट हुए थे हम, ठीक है, कंसेप्ट नंबर 4 हो गया था, फिर हमारा कंसेप्ट नंबर 5 हो गया नेगेटिव एनसीआई का, और कंसेप्ट नंबर 6 हो गया था हमारे यूनिफॉर्म अकाउंटिंग का। फिर हमारे कंसेप्ट नंबर 7 आ जाता है यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग पीरियड का। इसमें यही कहता है कि यार अलग अलग हमारे इंडिया के अंदर अलग 31 मार्च को खत्म होता है, बट इन यूके इट एंड्स ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। तो वो रिपोर्टिंग पीरियड का डिफरेंस होता है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी टू मेंटेन इट्स अकाउंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग डेट ऑफ होल्डिंग कंपनी, बट if it is impracticable for subsidiary company to do so, then difference between reporting period cannot be for more than 3 months. It can do so. वो दिसंबर में खत्म हो रहा है, यहाँ मार्च में हो रहा है, तो ये चल जाता है, ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट्स मे बी ऑल्सो बी कंसिडर इन द गिवन केस। उस चीज़ के अंदर देख अगर वो सेम रही देन तो कोई इशू है ही नहीं, बट अगर आप वहाँ से लंदन से उठा रहे हो, अपने अकाउंट्स उठा रहे हो, तो ऑब्वियसली तब ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। द क्लासिफिकेशन करंट एंड नॉन करंट आइटम सब्सिडियरी कंपनी विल बी चेंज एडजस्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेट ऑफ कंसोलिडेशन इफ डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट इज टेकन फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी सब्सिडियरी स्टेटमेंट। इट मीन्स दैट एन आइटम इज नॉन करंट फॉर सब्सिडियरी according to its reporting date may be considered as current item from the point of view of reporting date of CFS. कोई ऐसा आइटम हो सकता है जो कि रिपोर्टिंग डेट के अकॉर्डिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी इट इज नॉन करंट, बट if we will talk about the reporting date of CFS then we will consider it as an current item. तो ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, करंट नॉन करंट का वो हो सकता है। सब्सिडियरी कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, तो वो कोई और लगा रही है, लोकल गैप लगा रही है, मे बी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, सो फाइनेंशियल शैल बी एडजस्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंडियस इन CFS। कोई और भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, इंडियस एप्लीकेशन वहाँ पे किसी और तरह से वो चीज़ लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो लगानी पड़ेगी। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 48 था, अगर डिफरेंट है वो तो गैप कैन नॉट बी मोर देन 3 मंथ। रिलेशन क्लासिफिकेशन वही बात इसमें लिख रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं है। 49 हो गया एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। यहाँ पे वो हो गया था कि उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था। उसने उसको ना रिपेबल ऑन डिमांड बोल दिया था, जो लोन था हमारा, उसने इसको रिपेबल ऑन डिमांड बोल दिया था जो हमारी सब्सिडरी थी,
ठीक है, बट व्हेन वी हैव कंसोलिडेटेड इट, तो हमारे हमने इंडियस के अकॉर्डिंग लगाया तो हमने देखा कि वो चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और हमारी एजीएम से पहले वो सॉल्व हो गई है, मतलब है ना, बुक्स क्लोज से, मतलब एक प्रायर पीरियड आइटम की तरह से हमने उसको ट्रीट कर लिया। बुक्स क्लोज से एजीएम में आपके रिकॉर्ड्स अप्रूवल होने से के बीच में ही वो चीज़ ठीक हो गई है, तो हम इसको बोल देंगे कि ठीक है वो है। फिर कंसेप्ट नंबर 8 क्या है? एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस। केस फर्स्ट इज सेल और परचेज ऑफ इन्वेंट्री बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी। एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स लॉस ऑन इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस। वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट टू द एक्सटेंट इट इज रिलेटेड विद बैलेंस शीट। यहाँ पर हमने यही बोला कि हम उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। दो तरह से हो सकती है, एक बाई डाउन स्ट्रीम हो सकती है, एक अप स्ट्रीम हो सकती है। डाउन स्ट्रीम मतलब सब होल्डिंग जो है सब्सिडरी को कुछ दे रही है, यहाँ पे सब्सिडरी होल्डिंग को दे रही है। अब जब होल्डिंग सब्सिडरी को कुछ बेच रही है तो इसमें जो प्रॉफिट होगा पूरे का पूरा तो वो किसका प्रॉफिट होगा? अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कुछ बेच रही है तो उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड होगा वो तो इसी का होगा ना। जो हमारा क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुकना, जो भी इसके अंदर हमारा प्रॉफिट इंक्लूड होगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। और जो इन्वेंट्री हमने वो मेंटेन कर रखी है वो भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इवेंचुअली वो चीज़ हमारी ही है। जो हमारे सब्सिडरी की बुक्स में पड़ी है, मान लो 2000 की इन्वेंट्री पड़ी है, तो उसके ऊपर कंप्यूट कर देंगे वो जो प्रॉफिट है। 500 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 2000 रुपये की इन्वेंट्री अभी तक पड़ी है, तो 500 रुपये का प्रॉफिट हमने 2000 रुपये की चीज़ पे कमाया, लेकिन उसमें से 800 रुपये की इन्वेंट्री अभी तक पड़ी है, 1000 रुपये की इन्वेंट्री अभी तक पड़ी है, तो हमें 250 का प्रॉफिट जो है वो कम करना पड़ेगा। और जब यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी विल बी मेड प्रोपोर्शनेटली अगेंस्ट होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड P&L एंड एनसीआई एज फॉलो। अब बेच दिया भाई हमारे इसने, किसने? सब्सिडरी कंपनी ने अपनी औकात से ऊपर जाके होल्डिंग को बेच दिया, यानी कि अपस्ट्रीम कर दिया काम, ठीक है। तो जब उसने ऊपर बेचा तो उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड होगा वो किसका होगा? होल्डिंग का इसलिए होगा क्योंकि वो बाद में बट गया है, जो वो प्रॉफिट है वो जब कंसोलिडेट हुआ तो बट गया, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट इनका भी तो होगा जो 40% की जिनकी इन्वेस्टमेंट थी। सब्सिडरी तो भाई दोनों के लिए है ना। अगर होल्डिंग बेच रही है तो मान लिया सिर्फ होल्डिंग का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर सब्सिडरी बेच रही है तो उसमें तो दोनों होते हैं। सब्सिडरी के अंदर 40% एनसीआई भी होते हैं, अगर 60% होल्डिंग होते हैं तो वो जो प्रॉफिट होता है वो टोटल 60% और 40% का वो 60% और 40% के रेशो में बटेगा। और जो इन्वेंट्री आपकी उसमें बुक्स में पड़ी है, ये इन्वेंट्री यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसकी, इसकी देखेंगे हम इस केस में इन्वेंट्री हमारी होल्डिंग कंपनी की, तो वो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। सेल परचेज ऑफ पीपीई और इंटेंजिबल बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी, वो कैसे होगा? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, वो चीज़ एक बार देख लें। द एंटायर कंसेप्ट विल बी सेम एज वी डिस्कस इन केस फर्स्ट इन अबव एक्सेप्ट द कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। It may be possible that buyer of asset has calculated depreciation on it, due to which carrying amount of the sold asset becomes lower than original transaction. So the following formula should be applied for calculating unrealized profit in such transaction. वो कैसे होगा? देख, टोटल प्रॉफिट है हमारा जो भी, उसके ऊपर टोटल वैल्यू, वो मतलब पीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से हमने वो कितनी की वैल्यू पे कमाया, 1200 की पे कमाया, 100 रुपये का प्रॉफिट। बट अगर हमने अब कंप्यूट किया तो उसकी वैल्यू तो यार डेप्रिसिएशन के बाद में 1200 में से 120 लेस करने के बाद 1180 रह जाती है, वो 1080 रह जाती है। तो उसके ऊपर हम निकालेंगे वो अमाउंट को, और उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो सिंपल है, कंसोलिडेटेड P&L टू पीपी। बट अगर अपस्ट्रीम है फिर वही कंसोलिडेटेड P&L भी खत्म होगा, एनसीआई के अंदर जो प्रॉफिट पड़ा है वो भी खत्म होगा। एनसीआई अकाउंट ही हम पूरा वो कर देते हैं, क्योंकि हम उसका जो प्रॉफिट होता है उसको अलग से तो दिखाते नहीं है, ठीक है, तो वो पूरे का पूरा उसका वही थोड़ा कम कर देते हैं। यही बात वो हमने ऊपर वाली उसमें बोली थी कि उसको हम सेपरेटली नहीं दिखाएंगे, कि जैसे P&L का रिजर्व अलग दिखाते हैं, जीई अलग दिखाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग अलग दिखाते हैं,
ठीक है, उसका नेचर चेंज नहीं करते। यहाँ पे तो एनसीआई का एनसीआई लिखेंगे। फिर हमारा 54 आ जाता है, सब्सिडरी कंपनी सेलिंग गुड्स टू होल्डिंग कंपनी सो द गिवन ट्रांजैक्शन इज अपस्ट्रीम, वी विल एलिमिनेट, वो निकाल देंगे। इन द गिवन केस कंपनी सोल्ड विच इंडिकेट दैट द गिवन ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम होल्डिंग कंपनी फुल एज फॉलो। सब वही चीज़ है कि 56 हो गया, 57 हो गया, उसी चीज़ पर बेस 57 था, अनरियलाइज प्रॉफिट था 20 कमाया था तुमने 120 के ऊपर। जो इसमें आप गलती कर सकते हो ना, वो ये कर सकते हैं आप कि जो इन्वेंट्री देख लो भाई, अगर तुमने वो 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया है तो वो तुमने 2000 रुपये कमाया है, ठीक है। जो भी तुमने उसको बेची है उसमें से उसने अभी सारी सोल्ड नहीं की है, उसमें से उसने कुछ अभी उसके अंदर भी रखी है, और अगर सोल्ड हो गई तो वो प्रॉफिट तुम्हें रियलाइज हो गया है, तो बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रॉफिट तुम्हें रियलाइज हो गया, वो कंसोलिडेट हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है कंसोलिडेट। यहाँ पे हम वो नहीं पढ़ रहे कि इंटर ग्रुप जो इंटर प्रॉफिट ट्रांजेक्शन्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। वो उसने भेजी हैं उसको जैसे भी करके, और 500 रुपये उसने 2000 के ऊपर कम रहे थे। लेकिन अभी जो उसके पास में क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे सही करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है वो तो 1500 का ही बचता है ना, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें देख लेना कहाँ पर है हमारा कंसोलिडेट लॉस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं पे, जैसे ही मिलता है विल लेट यू नो। ये क्वेश्चन नंबर 56, एक बार इसको गो थ्रू कर ले। ए लिमिटेड पेरेंट कंपनी है 200 लाख टू इट्स सोल्ड गुड्स 200 लाख टू इट्स 80% सब्सिडरी ऑफ पी लिमिटेड रुपीज 240 लाख, है ना। 50% दीज गुड्स आर लाइंग एट इट्स स्टॉक बी लिमिटेड, 200 लाख सोल्ड की है और 50% उसकी वहाँ पर रखी है। हैज़ मेजर द इन्वेंट्री एट कॉस्ट दैट इज रुपीज 120 लाख, शो द नेसेसरी एडजमेंट इन द सीएफएस। हम जो यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो सिर्फ स्टॉक के लिए करेंगे, जो हमारा बिक गया वो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कंसोलिडेट हो जाएंगे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली हमें ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो ये नहीं बता रहा कि 20% तो हमने चार्ज किया, फिर आगे जो सब्सिडरी ने 20% चार्ज किया वो इतना किया, तो उस केस में हम समझ लेते कि ये 20% जो पहले है तो इसको हमें रिमूव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डिस्कशन हो नहीं रहा है सिंपल वर्ड्स में, तो हम वो चीज़ नहीं कंसिडर करेंगे। 50% दीज गुड्स आर लाइंग इन स्टॉक बी लिमिटेड, ठीक है, तो हम उसको स्टॉक जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है हम उसको सही कर देंगे, सिंपल। फिर यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है वो इन्वेंट्री एट कॉस्ट। अब हम ये मान लेते हैं अगर हमने 200 पे सेल की है वो, ठीक है, तो वो हमने जो हमारा टैक्स बेस है वो हमारा कितना होगा, जिस पे तुमने सोल्ड की है वही तो तुम्हारा टैक्स बेस होगा, ठीक है। तो तुमने कितने पे सोल्ड किया, ये तो कॉस्टिंग है ना, सोल्ड किया तुमने 240 पे, ठीक है, उसका 50% अभी पड़ा है, तो 120 तुम्हारा वो जो हो गया टैक्स के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि टैक्स वाले वही देखेंगे। तुमने अपनी कॉस्टिंग अपनी बुक्स के अंदर जो लिख रखा है वो तुमने 100 लिख रखा है, तो 20 का जो डिफरेंस है ना ये हो गया तुम्हारा डेफिनेट टैक्सेस, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट फॉर दिस। तो ये वाली बात हो जाती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 58 वैसे ही हो गया, परचेज कॉस्ट होगी उसकी डिप्रिशिएशन उसमें से लेस कर दिया, ठीक है। पार्ट 11 आ जाता है वो हमारा, इसमें हमने वही पढ़ा, एक तो 7th और 8th के अंदर, पार्ट 10 के अंदर तो कि अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज और वो सब है। फिर कंसेप्ट जो 9 है वो है चेंजेस इन इंटरेस्ट विदाउट लूजिंग कंट्रोल इन सब्सिडरी कंपनी। इसके अंदर कई चीज़ें हो जाती हैं, देखिए एक तो ये हो गया विदाउट लूजिंग कंट्रोल इन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। फिर उसके अलावा कंसेप्ट 9 के बाद में कंसेप्ट 10 आ जाता है, देखते हैं पहले ऐसे ही, उसके बाद में इसको अंदर तक कर लेंगे। कंसेप्ट 9 चेंज इन इंटरेस्ट विदाउट लूजिंग कंट्रोल इन सब्सिडरी कंपनी। ये क्या होता है, होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स फर्दर शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी और इफ होल्डिंग कंपनी सेल्स अ स्मॉल पोर्शन, बट इसके अंदर वो अपना वो सिचुएशन दे आर नॉट लूजिंग देयर कंट्रोल, वो ऑलरेडी कंट्रोल में है, तो वो सीएफएस बना रहे हैं। हम ये इस बेस पर आगे की कंप्यूटेशंस और वो सब करेंगे। अगर होल्डिंग कंपनी परचेज करती है सब्सिडरी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग होल्डिंग, तो वो सिंपल है, देख इन्वेस्टमेंट कर दी उन्होंने किसी चीज़ में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स,
डेबिट टू बैंक, और ये हमारी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेट हो जाता है, ये बात याद रखना है, इस पर 109, ठीक है। और जो भी इसका प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम FVPL और FVOCI के अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, उसके अंदर तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं आएगी ना भाई, वो तो तेरी खुद की तो कंसोलिडेट हो रही हैं चीज़ें। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो है ना, अगर मेरे पास पहले 80% शेयर्स था, 20% NCI के पास था, मैंने 90 कर लिया अपना, तो इससे ये बात तो ठीक है कि तेरा बढ़ रहा है, बट तेरे बारे में तो उसके अंदर कहीं जिक्र ही नहीं होता ना, तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है या कितनी नहीं है, वो तो पूरा तेरा ही माना जाता है, CFS मतलब होल्डिंग कंपनी का माना जाता है। तो हाँ, लेकिन उसके अंदर जो NCI है उसको आप कम कर सकते हो। अगर वो पहले 30% या 20% था, तो अब आप उसको 10% या 20% कर रहे हो, मतलब 10% से रिड्यूस कर रहे हो, तो वो चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा। NCI कम हो गया और टू बैंक से आपकी पेमेंट भी कम हो गई। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ NCI, जो भी इसकी कैरिंग अमाउंट बन रही होगी NCI की उस टाइम पे, उसमें डिफरेंस, और जो तुमने पेमेंट करी है उसको, उसमें डिफरेंस, ये टू बैंक आ गया। अगर कोई NCI आ गया तुम्हारा 50, ठीक है, ये तुमने उसके लिए पेमेंट कर दी 60, तो तुम्हारा लॉस हो गया ना मेरे बेटे, अदर इक्विटी डेबिट 10 का लॉस ओवर रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा ऑलवेज। और यही चीज़ जो है ना, वो हमने एक सबसे लास्ट वाले कंसेप्ट के अंदर भी पढ़ी है कि ये वाला जो लॉस होता है ना इसके ऊपर, अनटिल अनलेस यू आर नॉट लूजिंग द कंट्रोल, तो वो जो चीज़ होती है वो रूटेड करती है किससे, हमारे अदर इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग से। वो मतलब कि रूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होती, विल नॉट रूट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। बट अगर तुम अपना कंट्रोल लूज कर देते हो, इन दैट केस इट विल रूट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए ना, वो कई बार ऐसा होता है कि वो पार्ट में अपना शेयर सोल्ड करते हैं, 20 आज कर दिया परसेंट, 20% कल कर दिया, 20% थर्ड कर दिया, तब जाके उनका कंट्रोल लूज हुआ। इस तरह से वो कई बार करते हैं, वो लास्ट कंसेप्ट है। इन SFS इन्वेस्टमेंट टू बैंक हो गया सिंपल, ठीक है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट डेबिट, ये आ गया था इक्विटी, लॉस हुआ होगा इसको, इसके ऊपर देख भाई, 4,000 2,000 रुपये की चीज़ थी और ये 4,000 था, हाँ, तो ऑब्वियसली 2,000 का लॉस हुआ है उसको। फिर स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन NCI, वही हो गया, 2600 थी उसकी पेमेंट मेड कर दी हमने उसको, उसका 6600 रुपये पहले था, ठीक है, ये इसका 30% का था, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका 10% का कितना होगा। क्वेश्चन 61 देख ले, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इतना बुरा नहीं है। ये रहा 6600, उसका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, NCI था, ठीक है, 6600 था वो। जो बार बार मेरे दिमाग में एक चीज़ बार बार स्ट्राइक कर रही है, वो ये है कि जो भी हम कई बार जब हम पूरा सॉल्व ऑफ करते हैं ना, मैं अगले कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो मतलब इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले, अगले कंसेप्ट के बारे में, जो भी हम जब हम अपने पूरी एंटिटी को सोल्ड ऑफ कर देते हैं, या अपना मेजर स्टेक जो हम सोल्ड ऑफ कर देते हैं, उस केस के अंदर हम ऊपर से क्या उड़ाते हैं, एसेट्स उड़ाते हैं, ठीक है। तो वो जो एसेट्स जो हम फोरगो करते हैं ना, उसकी हमेशा हम कैरिंग अमाउंट ले लेते हैं, जो भी हमने जितने की भी हमने वो परचेज की होती है। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर वो 1,60,000 था, जहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिखा होता है, 1,60,000 थी उसकी अमाउंट, तो वो हमने अमाउंट ले ली थी 1,60,000। तो मुझे ये कंफर्म करना है कि वो 1,60,000 ही हमेशा रहेगी, मतलब वो कॉस्ट ही रहेगी हमेशा हर जगह, कभी उसकी फेयर वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो वो तो नहीं लेंगे हम कहीं पर, उस चीज़ को एक बार इंश्योर करेंगे हम आगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन 61 यही हो गया कि मतलब उसका हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, देयर विल नो इम्पैक्ट ऑन गुडविल और चेंज इन बिकॉज वी आर कंसीडरिंग चेंज इन NCI एट कैरिंग अमाउंट। इसका यहाँ पे मुझे कुछ रोल वैसे खास समझ नहीं आया क्या था, लेकिन इसका समझ में आ रहा है, द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन एक्विजिशन विल बी ट्रांसफर टू अदर इक्विटी डायरेक्टली विदाउट रूटिंग थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देयर विल नो इम्पैक्ट ऑन गुडविल पे इसलिए भी इम्पैक्ट नहीं आएगा यार, क्योंकि वो ना प्रोपोर्शनेट मेथड में मे बी बनाई गई होगी, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग चेंज इन NCI एट कैरिंग अमाउंट। तो जो कैरिंग अमाउंट होती है उसके अंदर वो ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं होता, जो उसका फुल गुडविल होती है जो भी होती है, तो वो इंक्लूड नहीं होती है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन B लिमिटेड टू बैंक हो गया। फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर खास, बट यही बताया था सर ने कि इसमें ना बहुत ज़्यादा इसके प्रेजेंटेशन के अंदर मत घुसना, 6 से 7 नंबर का ये क्वेश्चन आना है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेना, मतलब ज़्यादा बड़ा मत बनाना। अगर फिर आ जाता है हमारा सबसे बड़ी ट्रेन द कंट्रोल, अब सेल कर रहा है तो भाई बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अगेन
क्या होगा, अदर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ बी ट्रांसफर टू FCOCI और एज पर ऑप्टेड मॉडल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट तो ठीक है, तेरी जो अमाउंट आनी थी आ गई। इन्वेस्टमेंट में भाई साहब कौन सी अमाउंट डालोगे, वहाँ पे तो चलो तुमने डाल दी जो डालनी थी, वहाँ पे तो तुम्हें वैसे तो गिवन थी, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर 60 के अंदर, और 61 के अंदर हमने कैसे निकाल ली थी 10%, हमने इसकी निकाल ली थी NCI की, और पिछले देख 60 के अंदर दी हुई थी और 61 के अंदर हमने खुद निकाल ली थी गिरी। ठीक है, पे कर दिया था, कैरिंग अमाउंट उसकी इतनी थी, और इसके अंदर कितना था, कैन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 2000 का था, अदर इक्विटी फिर हमारा लॉस हो गया था। तो ये तो भाई देख हर जगह कंप्यूट खुद ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, ये कैसे निकाली थी, उसी बेस पे निकाल ली थी वैसे तो। अब इसने पता नहीं 20,000 का 20% क्यों लिया हुआ, दैट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड माई थिंकिंग। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी। फिर हम आ जाते हैं केस सेकंड पर, इफ होल्डिंग कंपनी सेल्स स्टेक इन सब्सिडी बट इट रिटेन्स द कंट्रोल, तो बैंक डेबिट कर देगा और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देगा, जितनी भी उसकी कैरिंग अमाउंट पड़ी होगी बैलेंस शीट में। ठीक है, जो भी उसकी अमाउंट थी, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसको वो कैंसिल कर देगा। प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू FVOCI और FVPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। इन CFS ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू NCI, यहाँ पे NCI से ही खेलेंगे हम। ठीक है, ठीक है ना, हाँ, NCI का शेयर बढ़ गया ना उतने से। ठीक है, नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल और नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल का यहाँ पे कंसेप्ट लगता है, बीइंग अ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू NCI। अगर आपकी नेट एसेट्स जो है वो एक्सक्लूडिंग गुडविल है तो उसका आप सिंपल परसेंटेज ले लो, या नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल है तो उसका परसेंटेज ले लो, जैसे भी होगा। वाइल कंप्यूटिंग चेंजेस वी विल कंसीडर कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ स्टेक, वी कैन कैलकुलेट नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल method initially. If we assume that goodwill was recorded initially by proportionate method, ठीक है, then we will not consider it in changes in NCI. proportionate method पे वो बनाई गई है पहले ही, तो हमें ये पता है कि वो जो पूरी की पूरी गुडविल है वो बिलोंग करती है होल्डिंग कंपनी से। ठीक है, सो वी विल नॉट कंसिडर इट इन चेंज इन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बट इफ वी assume that it was recorded at full value of DOA, अगर हमें ये पता लगता है कि ये जो अमाउंट है ये रिकॉर्डेड एट फुल वैल्यू ऑफ DOA है, देन वी कैन कंसिडर इट वाइल मेकिंग चेंजेस इन NCI, क्योंकि उसके अंदर तो फिर NCI का भी जो गुडविल का पोर्शन है वो इसमें इंक्लूड है ना, ये वाली बात हो जाती है बस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख 100% था तो वो तो सिंपल हो गया, बैंक डेबिट हो गया, NCI क्रेडिट हो गया और टू अदर इक्विटी में बात चली गई। ठीक है, 18 लाख का 40%। अब ये मैं बताता हूँ, उसने ना सोल्ड किया 9 लाख रुपए में। ठीक है, कितना परसेंट शेयर्स, जो भी 40% था 63 के अंदर उसने अपना 40% शेयर्स जो है अपना फोरगो कर दिया। कैसे कर दिया था, कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडी नेट एसेट्स 18 लाख इंक्लूडिंग नेट एसेट्स ऑफ रुपीज 16 लाख एंड गुडविल ऑफ रुपीज 2 लाख। 100% शेयर था तो भाई 100% ये उसी के लिए था। अगर मान ले इसके पास में 100% शेयर इस दिन ना होता और ये हमारी प्रोपोर्शनेट पे होती, तब कैसे ट्रीट करते हैं आपको, प्रोपोर्शनेट होती तब तो सिंपल था। ठीक है, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं हम। लेकिन कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडी नेट एसेट्स, हाँ यहाँ पे ना जो वो कंप्यूट करेंगे 10%, वो यहाँ पे NCI से नहीं लेंगे। NCI का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ये हमारा पूरा है ना 18 लाख का, हमारे जो नेट एसेट्स थे वो मेरे ही थे ना, उसमें से मैं अपना 10% फोरगो कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये इसीलिए है क्योंकि देख जब मैंने ऊपर लॉस कमाया था नेट एसेट से कंपेरिजन करके, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जिसका मैंने गुडविल नाम दे दिया, लेकिन अब मैं इसके नाम से अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो ये तो वैसे ही सिंपल सी बात है। कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इंटरेस्ट इन सब्सिडरी एज ऑन March 31, 2014। ये कैसे होगा, नेट एसेट्स गए, ठीक है, 40% से, तो ये जो नेट एसेट्स 40% गए, ये तो भाई उसके वो बन गए ना, किसकी बन गई इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बन गई है भाई आपकी NCI की, और उसके लिए हमें मिल गया 9 लाख रुपए। NCI का शेयर कितना होगा, अब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि NCI का शेयर जो है ना वो
7,20,000 ना हो के 9 लाख होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो मेरा खरीदा है। खरीदा भले ही है, लेकिन जो तुमने वो बाकी दिया ना, वो तुमने शायद गुडविल के लिए दिया हो या और किसी चीज़ के लिए दिया हो, उस पर बहस नहीं करते। यहाँ पे हम CFS के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो वही करेंगे। उन्होंने जो भी किया वो गुडविल में किया होगा, नहीं किया होगा, जिसने भी उसके किया होगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फोरगो कर दिया। 7,20,000 की चीज़ को उन्होंने तुमने 9 लाख रुपए में ख़रीदा है। किसी ने भी ख़रीदा सही, मैंने जो उनको दिया है, जो उनको शेयर दिया, वो तो 7,20,000 का ही दिया है ना। वो तो मुझे पता है कि इस चीज़ की 9 लाख वैल्यू है, वो तो मुझे पता है कि इस चीज़ की 7,20,000 वैल्यू है, उन्हें तो इसकी 9 लाख ही लग रही है ना। तो मैं जो अपनी बुक्स मेंटेन करूँगा, मैं तो उसमें 7,20,000 ही लिखूंगा, सिंपल सी बात है। फिर आ जाते हैं SFS ऑफ होल्डिंग। उसमें क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट हमने 9 लाख से कर दिया, इन्वेस्टमेंट 40,000। ये किस बेस पे आई है भाई 40,000? अरे 10 लाख थी ना, NCI की, सॉरी, ये स्टैंड अलोन में कर रहे हैं यार। बैंक में आ गया तेरा 9 लाख रुपया, 4 लाख रुपए की तेरी इन्वेस्टमेंट चली गई। वो कैसे गई? 10 लाख रुपए तेरे पास में पड़े थे, ये वो ही चीज़ लगी है अभिषेक यहाँ पर भी। जिस रेट पे तुमने सबसे पहले खरीदा था ना, वो जो मैंने ऊपर बोला था फिर रोक के थोड़ी देर के लिए, यही वाली चीज़ चलती रहती है। यही वाली चीज़ 10 लाख का उतना परसेंट, 10 लाख का 1% जो भी तुमने स्टार्टिंग में कभी इन्वेस्टमेंट की गई थी, तो वो 4 लाख रुपए आ गया, गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। ठीक है, यहाँ पर अलग हो जाएगा। जो भी मैं बात कर रहा था ना, वो ऊपर जो कंपैरिजन की बात कर रहा था कि ऊपर 10 लाख रुपए की जो ऊपर 1,60,000 रुपये लिखा हुआ था, वो सब SFS के बारे में था। CFS तो सिंपल है, बैंक में आ गया, तुमने जो भी तुम पूरा होल्ड करते थे नेट एसेट का 1%, 10% या 20% जितना भी तुमने, वो फोरगो कर दिया NCI के नाम से। अदर इक्विटी में तुम्हारा वो आ गया, क्योंकि तुमने अभी तक अपना कंट्रोल लूज नहीं किया है पूरी तरह। ठीक है, सेलिंग शेयर प्राइस फॉर 30% सोल्ड पोर्शन 500 आ गया। NCI शेयर इन एग्जिस्टिंग एंड नेट एसेट इंक्लूडिंग गुडविल दैट इज 450। तो हमारा गेन ऑन सेल कितना आ गया? 50। सेलिंग प्राइस कितना है? 500। इट विल बी ट्रांसफर टू अदर इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग्स क्लब एज इंक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि इनिशियली क्यों तो गुडविल का अलग से कोई मतलब ही नहीं ना। हाँ, वही बात थी यहाँ पर। सेलिंग प्राइस जो था उसका 30% पोर्शन का वो इतना होगा 500। ये अब पता किसका लिया होगा इन्होंने? NCI शेयर नेट एसेट्स का, ये 450। ये तो पता है 500। ये जो दिया है ना 30%, देखा 1300 प्लस 200 नेट एसेट्स हो गए ना। वो गुडविल को तो ऐड ही करेगा ना, क्योंकि अभी तो गुडविल नेट एसेट फॉर चेंजेस बिकॉज 100% शेयर्स वर हेल्डिंग एट वन, बट इनकर एडिशनली इट इज ऑल्सो मेंशन दैट वैल्यूएशन ऑफ NCI इज रिक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू मेथड ड्यू टू व्हिच फुल गुडविल मेथड हैज अडॉप्टेड। जहाँ पर ये थोड़ा अलग आएगा ना, जहाँ पे प्रोपोर्शनेट, जहाँ पे फुल गुडविल आएगी किसके अंदर, हमारे जहाँ पे हमारी NCI वाली बात किसके अंदर आएगी? NCI फुल गुडविल के अंदर, और उसके पास पहले से 100% नहीं रहा होगा, तो वहाँ पे हम एक बार इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है फिर हमारा 59, बैंक अकाउंट डेबिट टू NCI टू अदर इक्विटी। इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट इन अबव क्वेश्चन इट वाज नॉट इंक्लूडेड। वही वाली बात थी कि वहाँ पे इंक्लूडिंग गुडविल लिखा होता, वहाँ पे एक्सक्लूडिंग गुडविल लिखा होता। इस वजह से ना कोई गलती मत कर देना इसके अंदर कि कहीं पर लिखा होता है, कहीं पर नहीं लिखा होता। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो वहाँ पे गुडविल को ऐड कर, लेकिन जहाँ पर 3 लाख इंक्लूडिंग गुडविल लिखा हुआ है और अलग से भी 20,000 रुपये उसकी दे रखी है, तो ये समझ लें नेट एसेट 2,80,000 के थे बाकी, और प्लस गुडविल को ऐड करके वो 3 लाख हुए थे, इसलिए वो इंक्लूडिंग गुडविल लिखा हुआ था। ये सिर्फ एक कंफ्यूज और मेंटल स्टेट चेक करने के तरीके होते हैं और कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में। अकाउंटिंग फॉर लॉस ऑफ कंट्रोल, हाँ अब भाई आ गया हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल। अभी तक हमारा कंट्रोल लूज नहीं हुआ था, तो हम लूज नहीं हुआ था तो हम सारी एंट्री किससे करते थे? अदर इक्विटी से, अदर इक्विटी से, अदर इक्विटी से। NCI को हम क्रेडिट और डेबिट जैसे भी होता था वो हम कर लेते थे, जैसे इस क्वेश्चन में बैंक डेबिट टू NCI टू अदर। ठीक है, परचेज और शेयर्स का हमने अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर लिया था। परचेज के अंदर अलग होता था, सेल के अंदर अलग होता था। परचेज के अंदर अगर हम कर रहे होते थे तो परचेज कर रहे थे, अगर पहले सेल की बात करें तो सेल के अंदर हम बैंक ले लेते थे, SFS के अंदर स्टैंड अलोन में, और इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट कर देते थे। इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती थी वो कैरिंग अमाउंट जो भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर चल रही होती थी उसकी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है,
फिर अगर हम CFS के अंदर आते तो हम NCI का वो परसेंटेज ले लेते थे जितना भी हम उसको फोरगो कर रहे हैं। और ये जो हम कंप्यूटेशन निकालते थे कि हमारे उसकी बात हो रही है, हम अपना स्टेक सोल्ड कर रहे हैं, तो हमारा स्टेक जो होता है वो नेट एसेट्स के अंदर होता है। यहाँ पे हम नेट एसेट्स का सर्टेन परसेंटेज निकालते थे, लेकिन जब हम परचेज़ करते थे तब हम ये देखते थे कि उसका जो है वो कितना फोरगो हो गया। हमने 80% से 90% हो गया तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, बी लिमिटेड हमारे बैंक में पैसा चला गया, ठीक है, 4,000 रुपये का हमने चला गया, हमने अदर इक्विटी लॉस इनकर कर लिया 2,000 रुपये का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ये हम उसी का निकालते थे। यहाँ पर हम NCI को वैल्यू देते थे, NCI का कितना परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी कॉस्टिंग पता लगती थी। बट इन सेकंड सिचुएशन जब हम सेल कर रहे हैं तो हम वहाँ पे अपना सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम NCI का सेल कर रहे हैं। सिंपल सी ऐसे बात समझ लें, यहाँ पे NCI का सेल कर रहे हैं और नीचे वाली चीज़ में हम अपना सेल कर रहे हैं। जब हम परचेज कर रहे हैं तो हम NCI का सेल कर रहे हैं, NCI का हम कम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वैल्यूएशन आएगी, जो कॉस्टिंग आएगी वो हमारी NCI की आएगी। बट नीचे वाले केस में जो हमारी वैल्यूएशन आएगी वो हमारी वैल्यूएशन आएगी, होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन आएगी, ठीक है। और वही बात याद रखना हमेशा अदर इक्विटी से, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर लॉस ऑफ कंट्रोल, उस वैसा कोई क्वेश्चन अभी एनकाउंटर हुआ ही नहीं पूरे उसके अंदर जहाँ पे प्रोपोर्शनेट मेथड लगा रहे हैं, तो ठीक है, जब होगा देख लेंगे। इन SFS ऑफ इन्वेस्टर, बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट, हमने अकाउंटिंग कर ली, बैंक से में हमारा पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट हमारी सोल्ड हो गई। CFS एंड वी विल डिरिकॉग्नाइज सब्सिडरी फ्रॉम CFS एज फॉलो, कैश को डेबिट कर दिया, NCI को डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया, नेट एसेट्स को हमने क्रेडिट कर दिया और गुडविल को हमने क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट, NCI अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ना वो वाली हो जाएगी आपकी, ये इन्वेस्टमेंट का नाम ना तभी आता है, ये आप कर रहे हो अपने CFS ऑफ इन्वेस्टर, वी विल डी रिकॉग्नाइज सब्सिडरी फ्रॉम CFS एज फॉलो। ये आप जब ही कर रहे हो जब आप उसके होल्डिंग कंपनी अब नहीं रह गई, ठीक है। सिंपल है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये तो एंट्री सेम ही रहनी है। प्रॉफिट लॉस विल बी ट्रांसफर PN और एज पर ऑप्टेड मैटर, ये सेम रहेगी एंट्री, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंजेस आएंगे यहाँ पर आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, NCI डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट वाली बात रह जाएगी। अगर पहले जितना भी था अब वो हमारे पास 20% शेयर है तो 20% हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये नेट एसेट जो कैरिंग अमाउंट होती है ना, ये वही होती है जितने की आपने स्टार्टिंग में इसको परचेज की होती है, ये वाली अमाउंट, ठीक है। ये दिखा भी दूंगा मैं तेरे को, गुडविल आ जाती है, ये आ जाता है, कैश आ जाता है, NCI अकाउंट आ जाता है, जो भी अपना NCI होता है पूरे का पूरा हम हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारे तो मतलब नहीं रह गया ना इसको रखने का। हमारे पास जो रह गया ये भी हमने कैंसिल कर दिया, ये भी हमने, देखिए हमारे पास आ गया, ये हमने कैंसिल कर दिया, ये हमने कैंसिल कर दिया, ये हमने कैंसिल कर दिया, कैरिंग अमाउंट हमने सारी कैंसिल कर दी। तो हमारे पास जो एंट्री रहेगी वो कैश वाली रहेगी और इन्वेस्टमेंट वाली रहेगी, ठीक है, ठीक है भाई, ओके भाई। Difference in above entry will be taken as profit loss, derecognition between the transfer profit and loss, it will be routed through other equity or not allowed यहाँ पर, ठीक है। वही ऊपर से चिल्लाता आ रहा हूँ कि यहाँ पर जब वो लूज कर देगा अपना ग्रोथ तो हम उसको अदर इक्विटी से ना करके हम उसको जो ट्रांसफर करेंगे हम इससे ही करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बाद क्वेश्चन 65, 66, 67 और एक 66, 69 हो जाते हैं इसके ऊपर, जो बेस्ड क्वेश्चन है लूज कंट्रोल वाले। जो वो सेल कर रहा है, परचेज करेगा तो ऑब्वियसली वो कभी अपना कंट्रोल थोड़ी लूज करेगा। तो 65 में हो गया, परसेंटेज होल्डिंग 60 हो गई थी, यहाँ पे उसका वो हो गया था कि जो बाकी माइनॉरिटी वाले लेते हैं उन्होंने अपना जो है वो ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर लिया, तो उस केस में सिचुएशन हो गई 60-40 वाला सिचुएशन हो गया। NCI आ गया, इसके पास में जितना बचा उसका इसने 30,000 का 12% ले लिया, तो वहाँ पर उसने बता रखी होगी ये जो अमाउंट होती है ना ये गिवन होती है, चाहे तो देख ले 65 के अंदर 30,000 रुपये गिवन होगी, जिसका भी तुझे सर्टेन परसेंटेज लेना है ना वो अमाउंट यहाँ पे गिवन होती है, वो तुझे अलग से कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती है उसकी ऐसी कुछ। वो तेरी कौन सी अमाउंट होती है, ये पार्शियल गुडविल मेथड था, इट ओनली बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी, ठीक है। The subsidiary attributes 12 per share raising. The rest of the subsidiary in the consolidated balance sheet by adoption for excluding goodwill. समझा नहीं भाई क्या कहना चाह रहे हो। After exercise option, it is clearly indicated that holding company lost its control over subsidiary due to increasing number of shares by holding company, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 ही है ना।
20,000 गया, जो ऊपर कितने का था, यहाँ पे देख वो तो आएगा ही आएगा, वो तो मुझे पता लग गया। गुडविल जो पार्शियल से है, ठीक है। नेट एसेट 4.5 लाख रुपए, इसकी वैल्यू दे रखी होगी उस दिन। द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्राइर टू ऑप्शन एक्सरसाइज, वो 4.5 लाख थी तो वो चली गई। नेट एसेट जो थे इसके 4.5 लाख के, वो चले गए, ये भी पता लग गया, ठीक है। ये तो पता लग ही जाना है, 4,50,000 का 40% जो है वो चला गया, वो फोरगो हो गया, क्योंकि इसके पास में 40% ही था ना। जो इन्वेस्टमेंट रह गई वो इतने की रह गई, 30,000 का 12%, 3 लाख का होगा यार ये 12% ना, 3 लाख ये रहा ना। Minority shareholder exercise the option to subscribe for further 25,000 shares ordinary shares in the subsidiary at ₹12 per share, raising 3 लाख। तो वो जो तो जब उसके पास में जो रह गया वो इतना रह गया, 12% रह गया। यार इसको देख लेना क्वेश्चन को एक बार ना, थोड़ा आगे करता हूँ मैं बाकी। क्वेश्चन 66 था, बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 1,60,000, गेन हो गया डिस्पोजल के ऊपर 40,000 का, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना लिए, उसके अंदर हमने एनसीआई आ गया हमारा 45,000 का। ये कौन सा होता है, 2,25,000 का, ये जो 20% होता है ना, ये तेरी वो अमाउंट होती है जो कि नेट एसेट्स की होती है, क्योंकि उसी का ही 20% इनके पास में था ना, तो वो तो निकाल देगा ना अपने पास से, यही था ना इनके पास में एनसीआई के पास में, और यहाँ पर भी तो वही था, 4,50,000 नेट एसेट्स का था ना ये हमेशा। इन दोनों का रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए इनको ग्रीन से वो कर रहा हूँ, ये 4,50,000 का, ठीक है। ये कैसे आया ये एक बार देख लेना, ये फेयर वैल्यू दे रखी है इसने, कैसे आ रहा है ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। एनसीआई आ गया, कैश आ गया, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं तो वो हट गया इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। तो 67 आ गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल हो गया, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी है, इट इज़ मेंटेनिंग 4,50,000, इट इज़ गिवन, वहाँ पर भी ये गिवन ही होती, ठीक है, बट तुमने देखा नहीं है जो भी है। 67 के अंदर एक बार देखा जा रही है जो भी हम मेंटेन कर रहे हैं, 100% 50 लाख, व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 40 लाख, ठीक है। तो 40 लाख रही होगी उसके टाइम पर, द टेम द कैरिंग वैल्यू ऑफ द नेट एसेट ही गिवन होती है 80 लाख रुपए ही लेगा, 80 लाख का जो भी उसके पास में अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास में रह गया है उसका वो निकाल देंगे। द फेयर वैल्यू 60% सोल्ड, तो उसका 40% कर देंगे हम। 80 लाख का 40% कितना होता है, पहले उसके पास में एनसीआई कोई था ही नहीं, सिंपल सी बात, तो वहाँ पे लेगा क्यों, ठीक है, वहाँ पे लेगा क्यों जब तेरे पास एनसीआई था ही नहीं। 80 लाख यहाँ हो गया, 10 लाख यहाँ हो गए, 90 लाख टोटल हो गए, गुडविल चली गई, ये चला गया, 67,50,000 तुम्हें मिल गया, 45 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यू आर मेंटेनिंग।